मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज पुनः आपके सामने कुछ जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 25 नवंबर। तो आज कौन सा दिन मनाते हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मांसाहार निषेध दिवस। इसके अतिरिक्त एक जगह मैंने पढ़ा था महिला महिला हिंसा निवारण दिवस, एक जगह पढ़ा था। तो आज ये मनाए जाते हैं। और भी कुछ हो सकता है मनाए जाते हो, अगर वो हमें जानकारी मिलेगी तो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जहां तक 25 की बात है, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में खुला था। इसके अतिरिक्त भारत का 25वां राज्य गोवा है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश लोकसभा के लिए 25 मेंबर भेजता है। लोकसभा व विधानसभा, इनका चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को कम से कम 25 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 में बताया गया है। इसी अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिख समुदाय को मतलब कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि कृपाण जो रखना जो है ये सिख समुदाय के धार्मिक कार्यों में माना गया है। तो पता ही होगा, केश, कृपाण, कड़ा, कंगा, कच्छा, ये 5 चीजें जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने बताई थी। ये उस समय की जो परिस्थितियां थी, तो एक ये भी है अनुच्छेद 25। फिर इसके अतिरिक्त राजस्थान ये भी लोकसभा के लिए 25 सांसद चुनकर भेजता है, राजस्थान। और बाकी 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। अनुच्छेद 225 इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकार क्षेत्रता को स्पष्ट किया गया है। तो ये मेरे पास कुछ चर्चाएं थीं। अब मैं अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करता हूं। सल्तनत काल में पहला पठान शासक कौन हुआ? तो सल्तनत काल में पहले पठान या अफगान शासक हुए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये पहले पठान या अफगान शासक हुए। इनके पूर्वज ये अफगानों की साहू खेल शाखा से संबंधित थे। इनके पूर्वज अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है रोह, वहां से आए थे। और बहलोल लोदी ने जो है अपने शासनकाल के दौरान पठानी परंपराओं यानी अफगानी परंपराओं का पालन किया था। अफगानी परंपराओं में जो सुल्तान होता था वो समान में प्रथम, इनका सिद्धांत था समान में प्रथम, कि सुल्तान जो है, जैसे इसके पहले जो गुलाम वंश चला या खलजी वंश चला या तुगलक वंश चला, मेरे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैंने खलजी शब्द का प्रयोग किया है। वैसे तो खिलजी खिलजी है, लेकिन शुद्ध शब्द खलजी ही है, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है खल्ज, वहीं के रहने वाले थे। हालांकि बहुत से लोगों ने इनको अफगान माना है, खलजियों को कुछ लोगों ने भ्रमवश माना, लेकिन वास्तव में खलजी जो थे अफगान नहीं बल्कि तुर्क थे। हाँ, अफगानिस्तान में रहते रहते उनकी परंपराएं जरूर अफगानी हो गई थी। तो शुद्ध शब्द खलजी है, लेकिन वो खिलजी खिलजी होने लगा। फिर आया तुगलक वंश, ये तुर्कों का वंश था। तो इनमें क्या था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है।
फिर उसके बाद सैयद वंश आया, और अंतिम जो सल्तनत कालीन वंश है वो है लोदी वंश। ये पांचवा वंश माना जा सकता। वैसे तो अगर देखा जाए तो गुलाम वंश में ही 3 वंश आ गए थे, लेकिन फिलहाल जो 5वीं डायनेस्टी लागू हुई, तो क्या कहना चाहिए, पहले लोदी शासक हुए या अफगान शासक हुए बहलोल लोदी। हालांकि गद्दी पे बैठे तो बहलोल शाह लोदी के नाम से गद्दी पर बैठे, लेकिन ये गद्दी पर नहीं बैठे, इन्होंने जो लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया या अफगानी परंपराएं थी, कभी ये गद्दी पर नहीं बैठे। एक चादर बिछा दी जाती और ये अपने सरदारों को मसनदे आली कहकर संबोधित करते थे। इनका खाना कभी इनके घर पे नहीं बना। जितने भी पठान सरदार थे उनके घर से बारी बारी से खाना आता था, वही जो उनके यहां खाया जाता था। वैसे तो सुल्तान का खाना अलग बनता था, कोई छू नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कोई शाही अंगरक्षक नहीं रखे, और इन्होंने कोई अपना घोड़ा अलग से नहीं रखा, वरना सुल्तान का घोड़ा अलग होता था, उसे कोई छू नहीं सकता था। तो और इसके अतिरिक्त अगर कोई सरदार इनसे नाराज होता तो निहत्थे उसके घर चले जाते और कहते, देखिए भाई, अगर आप हमारे इस काम से संतुष्ट नहीं हैं तो भाई आप किसी और को सुल्तान बना दीजिए और मुझे कोई अन्य उत्तरदायित्व दे दीजिए। तो पठान सरदार खुश हो जाता। कुल मिला के इन्होंने पठानी परंपराओं का पालन किया। ये अपने सरदारों को मसनदे आली कहकर संबोधित करते थे। तो कुल मिला के इन्होंने काफी कार्य किए, और इनका पीरियड कब से कब तक रहा? 1451 से 1489। तो पहले पठान शासक। तो ये मैंने बहलोल लोदी की चर्चा की। आगे और भी करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने कुछ चीजें बताता रहता हूं ताकि आपको कुछ याद होता रहे। हाँ, क्या आराध्या जी क्या पूछ रही हैं? जोर से बोलें। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, पूछ रही हैं कि ये महिला आयोग की बात आप कर रही थी, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में ये क्या कहना चाहिए, इसका कानून बना है। 1990 में कानून बना और ये राष्ट्रीय महिला आयोग बना 1992 में। तो पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनी वो बनी जो है जयंती पटनायक, और अब जो बनी है वर्तमान समय में भी हाल ही में बनाई गई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री विजया किशोरी रहाटकर। फिर मैं बोले दे रहा हूं, विजया किशोरी रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनी। हाँ, इनका क्रम 9वां है। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, इसका मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, तो इसका मुख्यालय है आनंद। ये आनंद कहां पड़ता है? गुजरात में। ये कहां पे है? गुजरात। गुजरात में आनंद जो है, यहां पर राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद का मुख्यालय है। अब वैसे तो दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत में, और भारत की बात की जाए तो दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन ऑपरेशन फ्लड के तहत सबसे अधिक सफलता गुजरात को मिली। किसको मिली? गुजरात को। अब ये ऑपरेशन फ्लड में होता क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में दूध हुआ, लेकिन दूध बिक गया, दूध बिक गया, उसकी चाय बनी, मतलब चाय बन गई ज्यादातर। लेकिन गुजरात में क्या होता है कि दूध से अन्य चीजें बना के बेचना, मक्खन बनाना या वो चीजें बनाना और वो बेचना, तो उसके तहत जो है सबसे ज्यादा सफलता किसको मिली? गुजरात को। कि दूध से, मतलब दूध कम बेचा, अन्य चीजें बना के ज्यादा बेच दी। ऑपरेशन फ्लड। और भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिल्कमैन वर्गीज कुरियन, मालूम है? मिल्कमैन वर्गीज
कुरियन। और बल्कि अब थोड़ा हम विदेश की बात करें तो नीदरलैंड जो है, वहां पे जो है, वहां का एडाम पनीर विश्वविख्यात है। वहां पे तो जो गायें पाली जाती है उनको स्वच्छ पानी पिलाया जाता है और उनको स्वच्छ घास खिलाई जाती है ताकि वो अच्छा दूध दें, और फिर उससे अन्य चीजें मतलब बना करके विदेशों में भेजना। दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण, दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण, दूध सफेद होता है कैसीन के कारण। अच्छा, दूध का मापन जिस यंत्र से करते हैं वो है लैक्टोमीटर, लेकिन दूध में वसा का मापन ब्यूटायरोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। क्या बोला मैंने? ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पे है बताइए? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो कभी 2 राज्यों की राजधानी था लेकिन अब एक ही राज्य की राजधानी रह गया है। जोर से बोलें। हैदराबाद। हैदराबाद, बिल्कुल सही उत्तर है। आराध्या, ऐसे बोला करें भाई, तब आप समझ जाए, समझ में भी आएगा और याद भी बना रहेगा। हैदराबाद। इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि कुतुब शाही वंश के थे और गोलकुंडा के शासक थे, उन्होंने जो है अपनी बेगम हैदर महल की यादगार में बसाया था। ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में कई संस्थान हैं जिसकी मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूं, और थोड़ा थोड़ा अगर आप सुनेंगे तो आपको याद ज्यादा हो जाएगा। तो हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्रीय दृष्टि की बात हो रही, आंखों वाली। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहां पे है? राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान ये देहरादून में है। वैसे तो केवल अगर विकलांग की बात करें तो निजी क्षेत्र का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, जिसका नाम है रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? चित्रकूट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एशिया का निजी क्षेत्र का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, या भारत का निजी क्षेत्र का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, या उत्तर प्रदेश का निजी क्षेत्र का पहला विकलांग विश्वविद्यालय रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। चलिए आगे क्रम को बढ़ाते हैं। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है मैसूर में। मैसूर में पहले बोडियार वंश का शासन था, क्योंकि राजा बोडियार ने मैसूर में एक राज्य की स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पे वंश चला। बाद में फिर हैदर अली ने उनसे ले लिया, फिर टीपू सुल्तान आए, और 1799 में जब लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और मैसूर का राज्य अंग्रेजों ने, या कह सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने, अपने अधीन उन्हीं बाडियार वंश वालों को वापस कर दिया जिनसे हैदर अली ने लिया था। मैसूर अब पड़ता है कर्नाटक, बल्कि कहा भी गया कर्नाटक का रत्न मैसूर। ठीक।
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? रुड़की। ठीक। अच्छा, ये आगे चलते हैं। केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहां पे है? भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहां पर है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। भाई आप लोग सुनने पर ध्यान कम नहीं, आप सुनते नहीं। आप लोग कुछ लोग इधर बैठते वो बातें करने लगते हैं इस साइड में। भाई देखो, बातें करना हो तो बाद में भी कर सकते हो, समय चला जाएगा फिर नहीं होगा। साइड वाले ज्यादा नहीं, आप लोग भाई करने लगते हो, फिर मैं मना कर दूंगा। इधर साइड वाले भी करते हैं। फिर भाई अगर ऐसे करोगे तो फिर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है झांसी में। झांसी में पड़ता है, झांसी में। झांसी आपको पता ही होगा किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत। मोरोपंत बलवंतराव तांबे। माता का नाम था श्रीमती भागीरथी बाई। शादी हुई गंगाधर राव के साथ, जिन्होंने, वैसे तो इनका नाम है मनु मणिकर्णिका, लेकिन उन्होंने इनको लक्ष्मीबाई की उपाधि दी। और जिस घोड़े को पीठ पर बांध के लड़ी उसका नाम था दामोदर राव। घोड़े को नहीं, पुत्र को। आप लोग भंभाड़ा देते हैं भाई, ऐसे करोगे तो कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। जिस पुत्र को पीठ पर बांध कर घोड़े पर बैठ के लड़ी उसका नाम था दामोदर राव, और इनके घोड़े का नाम था पवन। इनके घोड़े का नाम था पवन। चलिए आगे चलते हैं भाई। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे है? भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कोलकाता। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। पहले तो राजधानी भी रही है भाई कोलकाता में। अच्छा, चलिए आगे कुछ चर्चाओं का क्रम लेते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। थोड़ा पानी होगा, चलिए जब बाद में ले लेंगे। थोड़ा पानी अगर हो सके तो ऐसा करिए कि अच्छा बाद में ला दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं। क्यों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है बताइए आप लोग? अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है बताएं आप लोग? जोर से बोलो। नहीं, गलत होगा। अरे तो गलत होगा तो मैं सही कराऊंगा अगर। चलिए मैं बता। फेडरल रिजर्व। अमेरिका के केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं? फेडरल रिजर्व। याद हो गया? बोले क्या बोला मैंने? ठीक। अच्छा, अर्णव किसका पर्यायवाची? अर्णव बताइए। अर्णव किसका पर्यायवाची है? अर्णव।
अर्णव, अर्णव, अरुण, अर्णव सागर का पर्यायवाची है, समुद्र। अर्णव अरण्य किसका जंगल का, है? अरण्य वो जंगल। अरण्य है। हाँ। ये क्या अर्णव? अब सागर। बोर्ड होगा तो मैं लिख के भी बता दूंगा, अभी इसलिए बोल रहा हूं ताकि अर्णव, अर्णव जो है ये सागर या समुद्र का पर्यायवाची है। वो तो अरण्य है, जंगल का है अर्णव। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, वोल्गा से गंगा ये किसकी कृति है? वोल्गा से गंगा, वोल्गा नदी रूस में बहती है और गंगा भारत में है। हालांकि वोल्गा नदी गंगा में मिलती नहीं है, ये ध्यान रखें। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा से गंगा किसकी कृति है बताएं? वोल्गा से गंगा ये उस व्यक्ति की, राहुल सांकृत्यायन किसकी है? राहुल सांकृत्यायन उनकी कृति है। राहुल सांकृत्यायन का आपने अगर हिंदी मीडियम रहा होगा तो इंटर में पढ़ा होगा आपने, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और राहुल सांकृत्यायन ने सबसे बड़ी शिक्षा या सबसे बड़ा धर्म क्या माना है? घूमना। उन्होंने कहा कि घुमक्कड़ी करके ही लोग कहां से कहां तक पहुंचे, क्योंकि घूमने से काफी कुछ ज्ञान होता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने तो इसी को धर्म मान लिया है सबसे बड़ा, और शिक्षा ही मानी है। और अभी मैंने पिछले उस पर चर्चा की थी टर्न पे कि वल्लभाचार्य जी ने भी भ्रमण को शिक्षा का एक अंग माना। ठीक, आगे चलते हैं। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है किस देश में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में आता? इक्वेडोर। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी आग उगलते रहते हैं, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो काफी अच्छा माना जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली। ठीक, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। काहिरी नल्ली तू कुमलानी, तेरे ही नाव सरोवर पानी, ये किसकी कृति है बताएं? काहिर नल्ली तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलनी तोर निवास, नातल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कही कासन। किसकी कृति है? चलिए मैं आखिरी शब्द बोल देता हूं, आप अंदाजा लगा लेंगे। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। ये कबीरदास की कृति है। कबीरदास हालांकि लिखते नहीं थे, बोलते थे और उनके शिष्य उसको नोट किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये हिंदी में किसने कहा है? देनदार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। ये रहीम ने कहा है कि देने वाला ईश्वर है और लोग, वो दिन रात देता है और लोग कहते हैं कि रहीम दान कर रहा है, तो इसलिए मुझे लज्जावश अपने नैन माने आंखें झुकानी पड़ती हैं। लोचन, नयन, अक्षी, चक्षु, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, आंखें। और अगर हम चक्षु श्रवा कर दें तो किसका पर्यायवाची होगा? चक्षु श्रवा किसका पर्यायवाची होगा? जोर से बोल रहे हैं। चक्षु श्रवा किसका पर्यायवाची होगा? चक्षु श्रवा यानी आंखों से सुनने वाला। हालांकि वो जीव जो है त्वचा से ज्यादा सुनता है, लेकिन आंखों से भी सुन लेता है, क्योंकि उस जीव के कान नहीं होते हैं। सांप का एक पर्यायवाची चक्षु श्रवा भी है। हाँ, थोड़ी बहुत हिंदी पे भी ध्यान देते रहे, क्योंकि भाई हिंदी भी आती है कंपटीशन में। सॉरी। अच्छा भाई
चर्चा थोड़ा खांसी आने लगती है तो क्या करें। आप भी सोचते होंगे, जो सुनते होंगे, कि ये हमेशा खांसा ही करते हैं, लेकिन भाई काश। ऐसा हो जाता है। आजकल इस समय जो है फिजी के उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर है। आए हुए हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री। फिजी की राजधानी क्या? सूबा। फिजी की राजधानी सूबा है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है। ठीक। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधी। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। चांदी का उत्पादक मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। हाँ, बस समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985। 1985 में ही डीडीटी पर पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा, ये बताइए, ये एपिको आंदोलन कहां चला? 1983 में मैंने चर्चा की थी, चलिए फिर करे दे रहे हैं। 1983 में एपिको आंदोलन कर्नाटक में चला था, और इसको चलाया था पांडुरंग हेगड़े ने और उनके साथियों ने। इसका अर्थ होता है चिपकना। इसका अर्थ होता है, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चिपकना। तो पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था 1983 में, और 1983 में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष भी बना 83 में। और 1983 में ही भारत ने एक महत्वपूर्ण खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी, वो था विश्व कप का जीतना। उस समय कप्तान थे श्री कपिल देव। कपिल देव के नेतृत्व में जो है भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा करके विश्व कप जीता था। ये 83 की बात है। चूंकि शब्द आया तो मैंने कहा आपको बताते चलें। अच्छा, किस देश ने साइकिल को अपना सरकारी परिवहन घोषित किया? क्यूबा। क्यूबा ने, जिसको शुगर बाउल कहते हैं, चीनी का कटोरा, तो इसने जो है बाइसिकल को सरकारी परिवहन घोषित कर दिया, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और जो है क्या कहना चाहिए, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम रहेगी। कि बड़े बड़े अधिकारी सब बाइसिकल का ही प्रयोग करेंगे। भारत में क्या होता है कि भाई हर चीज को लोग अपने प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं, यहाँ भी हो सकता है। चलिए खैर, हम लोगों को अपना कार्य करते रहना चाहिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम। बताइए, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? उस देश का पुराना नाम था हॉलैंड, अब है नीदरलैंड। तो उसी की राजधानी एम्स्टर्डम। हालांकि वहां का एक शहर, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, हेग। ठीक, चलिए बस एक आध प्रश्न और, फिर जो है उसी के साथ हम कार्य का समापन भी करेंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए जल्दी से। कुछ पूछ रहे थे उस समय, आप कुछ आप बताना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। सिटी के नाम से किसी, कोयम्बटूर। जोर से बोले, पंप सिटी कोयम्बटूर। और यहां पर एक तो वृक्ष आनुवंशिकी या वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, ये भी कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है, और ये किस प्रदेश में है कोयम्बटूर?
तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। रबर बोर्ड, हम्म, रबर बोर्ड। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय, अच्छा, केंद्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। अच्छा ये बताइए, साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ चला? साइलेंट वैली आंदोलन केरल में चला। साइलेंट वैली आंदोलन ये कहाँ चला? केरल में चला। केरल को वहां के लोगों ने इसका नाम केरलम भी रखा। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आगे फिर आपके सामने चर्चाएं करूंगा। मैं राम कृपाल आप सबको आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।